संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। नमस्कार, मैं टीना चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी का वॉइस ऑफ मानवता के इस प्लेटफॉर्म पर। वॉइस ऑफ मानवता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर विश्व के लोगों की आवाज़ उठाई जाती है। जिसकी आवाज़ कोई नहीं उठाता, उसकी आवाज़ उठाता है वॉइस ऑफ मानवता। तो आज हमारे साथ में अपनी आवाज़ को बुलंदगी देने के लिए जो मेहमान जुड़े हैं, मैं आपका स्वागत करती हूँ। भगवान दास जी और अनीता दांगी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ नमस्कार, में जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं संविधान की। और संविधान के हमने बहुत सारे एपिसोड करके अंतिम कड़ी में एक तरीके से हम आ गए हैं, जिसमें कुछ ही चीजों पर हमें चर्चा करना शेष रह गया है। तो इसके लिए मैं पहले तो वॉइस ऑफ मानवता और आप सभी को भी बधाई दूंगी, ताकि हम ऐसी सफलता को भी सफलता माने जिसमें हम बहुत सारी चीजों की जानकारी ले, इस पर चर्चा कर पाए। क्योंकि लोकतंत्र में जो गुणवत्ता है वो यहीं से आती है जहां पर हम चर्चा को महत्व दें। और इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले डॉक्टर हरचंद सिंह जी, अमेरिका वाले प्रोड्यूसर ऑफ शुद्रा टू खालसा मूवीज, सर का बहुत बहुत आभार। और साथ ही हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी का भी धन्यवाद। तो आइए हम चर्चा करते हैं। मैं जो हमने पिछले आर्टिकल, पिछले भागों के बारे में चर्चा की है, उसमें से कुछ चीज छूट गई थी, मैं वहीं से बात प्रारंभ करूंगी। एक मुद्दा आया था प्रिवी पर्स का, जिसमें जो भी राजे रजवाड़े थे उनको पहले तो बहुत शक्तियां थी, लेकिन जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ, देश गणतंत्र में परिवर्तित हुआ, तब उनको एक तरीके से मुआवजे के रूप में कुछ धनराशि, कर मुक्त धनराशि जिसमें टैक्स भी नहीं लगता है, वो सरकार की तरफ से दी जाती थी, ताकि वह भारतीय गणराज्य का हिस्सा बने। और इस तरीके की जो प्रावधान थे वो स्पेशल प्रोविजंस थे उन राजा महाराजाओं के लिए, जिससे वे एक तरीके से उनको मान्यता मिली हुई थी। तो हम ये देखकर तो ऐसे ही लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। जहां पर हम समानता की बात करते हैं तो ये एक तरीके से संविधान लागू होने के बाद भी असमानता दर्शाता है। तो इसके मतलब हम जब भी इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं तो हमारे जहन में और बात की चर्चा में भी यही मुद्दा निकल के आता है कि उन्होंने 1975 में आपातकाल लागू किया था, जो कि अच्छा नहीं था, दुरुपयोग हुआ उसका। इस संदर्भ में हम उनको याद करते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि इंदिरा गांधी जी के इस कदम को आप किस नजरिए से देखते हैं, जब उन्होंने 1971 में प्रीवी पर्स, जो राजे रजवाड़ों को दिया जाने वाला जो भुगतान था, कर मुक्त, जिसमें उनको टैक्स भी नहीं लगता था, उसको उन्होंने समाप्त किया। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि मैं पहले ही दो पक्ष बता देती हूँ, फिर मैं आपकी राय लूंगी। पहला पक्ष इसका ये हो सकता है कि उन्होंने समानता लाई, और जो एक तरीके से वो ट्रांजिशनल फेज था जहां पर संक्रमण था, कि उनको लाने के लिए, भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए, मनाने के लिए स्पेशल कुछ अधिकार दिए, कुछ भुगतान किया। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इसको बाद में हमने हटाया तो ये हमारे सरकार का और संविधान की वचन भंगता हो जाएगी, कि उन्होंने तो वचन दिया था कि आपको आने वाले समय में इसका भुगतान करेंगे, और फिर नहीं करा। या फिर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो अस्थायी था उसको हटा देना ही अच्छा है, ताकि समानता की राह में जो हमारा लक्ष्य है हम उसकी तरफ जा पाए। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। पृष्ठभूमि तो हमने सारी समझ ली है। तो मैं एक एक करके आपके विचार इस मुद्दे पर लेना चाहूंगी। भगवान दास जी, आप बताएं, आप क्या सोचते देखिए, सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ मानवता को और बड़े भाई मेघराज जी को, आपको, ऑर्गेनाइजर साहब को, सभी को, और वॉइस ऑफ मानवता के सभी दर्शकों को कोट कोट बधाई देता हूं। और बहुत बहुत मेरे पास शब्द नहीं है जिन शब्दों में मैं आप लोगों को बधाई दे सकूं, क्योंकि इस तरीके के कार्यक्रम, जागरूकता अभियान जैसे कार्यक्रम जो आप लोग चलाते हैं, उसके लिए वाकई में ये सराहनीय कार्य है। और जो बड़े भाई मेघराज जी कर रहे हैं,
उनकी सराहना कितनी भी की जाए वो वाकई शब्दों में कम है। लेकिन बात आती है जो कर मुक्त टैक्स सहायता कर मुक्त सहायता राशि देने की, जिन पर कोई टैक्स भी नहीं था और उनका सहयोग किया जाता था राजा महाराजाओं का, और उस पैसे से हमारे संज्ञान में हम जो समझते हैं, उस पैसे से राजा महाराजा किसी गरीब की मदद नहीं करते थे। वो अपने ही राष्ट्रीय खर्चों में या मतलब किसी भी तरह से देखा जाए, वो अपना व्यक्तिगत ही पैसा खर्च करते थे और उसका जो है, और मैं धन्यवाद दूंगा, और बड़ा ही सराहनीय काम किया था इंदिरा गांधी जी ने उस समय। हालांकि इमरजेंसी लगा करके तो वाकई में तो नुकसान हुआ था लोकतंत्र का, आम जनमानस का, लेकिन इस कार्य से आम जनमानस का काफी कल्याण भी हुआ था। और जो इंदिरा गांधी जी ने कदम उठाया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने आज उसी कदम को आगे फिर बढ़ा दिया। वही काम जो है, जो राजा महाराजा को दिया जाता था, वो पैसा आज मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, अपने यार दोस्त और चंद्र भले लोगों को 1 रुपए के टैक्स में एकड़ पर एकड़ के हिसाब से भूमि दी जाती है। ये कौन सा मतलब वो है, ये सब वही षड्यंत्र तो रचा जा रहा है। दूसरी बात, आज हम तो ये समझेंगे कि संविधान पे ये चर्चा हो रही है, और संविधान को बुरी तरह से, लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला जा रहा है। आप वर्तमान में देख लीजिए, बिहार में जो चुनाव हुआ है, वो चुनाव भाजपा ने नहीं लड़ा, नरेंद्र मोदी ने नहीं लड़ा, वो चुनाव सीधा ज्ञानेश कुमार ने, चुनाव आयोग ने वो चुनाव को लड़ा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ज्ञानेश को मैं बधाई भी देना चाहता हूं कि वो शायद, मुझे लगता है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री वो ही बनेंगे। अब ज्ञानेश कुमार जी वो ही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए उन्होंने बिहार का ये कैसे पल्ला पलटा है, जहां भाजपा के नेताओं को तरिया के पीटा जा रहा था, जहां जूता चप्पलों की माला गिर रही थी, उस जगह इतनी भारी बहुमत से जीता गया। कैसा भाई चुनाव आयोग है। बसपा के कैंडिडेट को जब सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे, 3 बार गणना कराई गई, इसके बाद सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे, तो वहां के लोगों ने पुलिस की गाड़ियां फूकी। क्या यही चाहते हैं? ये चुनाव आयोग यही चाहता है? मैं चुनाव आयोग नहीं, इसको चूना आयोग कहेंगे। ये चूना लगाने का जो काम कर रहा है, लोकतंत्र की इस तरीके से हत्या कर रहा है, तो मैं ऐसे चुनाव आयोग का चूना आयोग कहेंगे। और ये तलवा चाटू आयोग है। ज्ञानेश कुमार जो है वो तलवा चाट रहा है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं। जय भीम। सर, आपने आपकी बात रखी, और बिहार के चुनाव के संबंध में भी जो अभी प्रासंगिक मुद्दा चल रहा है, उसके संबंध में भी आपने अपने विचार रखे। हम उस पर भी कुछ थोड़ी टिप्पणियां फिर लेंगे। लेकिन अभी जो आपने प्रीवी पर्स के बारे में जो बताया कि इंदिरा गांधी जी के 2 फैसले अगर हम देखें एक तराजू में तोलकर, तो उसमें ऐसा लगता है कि 1975 की इमरजेंसी का जो उन्होंने कार्य किया, उससे नुकसान जनता को हुआ, लोकतंत्र को खतरा महसूस हुआ। लेकिन प्रीवी पर्स को जब उन्होंने हटाया, तो ये जो संशोधन था उनका, ये सराहनीय आपको लग रहा है। तो अनीता जी, अनीता जी, आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? आपको क्या लगता है, ये कदम किस प्रकार से लोकतंत्र के लिए अच्छा था, या फिर संविधान में जो वादा किया गया था, उस वादा के साथ वादा खिलाफी हो गई? मतलब किस तरीके से आप देखेंगे? मेरे विचार में ये एक सराहनीय काम ही था, क्योंकि ये एक सभी राज्यों के, मतलब जो भी वो थे प्रांत के रियासत वाले, उन और बाकी अदर जो थे, उनके साथ में एक समानता का कदम था, लोकतांत्रिक समानता को बढ़ावा देने का एक कदम मैं बोलूँगी। और ये एक संविधान का, जो संविधान की जो भावना का उल्लंघन इसको नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ऐसा
प्रावधान है संविधान में कि मतलब परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधन किया जा सकता है। और मतलब क्योंकि हर समय परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती है, तो परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित उचित संशोधन किया जा सकता है। तो ये मेरे विचार में उल्लंघन नहीं है, और ये एक इंदिरा गांधी जी का एक सराहनीय कार्य ही है, जो कि राज्यों की लोकतांत्रिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक कदम। जी। तो मतलब हमारी मूल संरचना में नहीं था संविधान की, वो तो हमने मतलब जो ट्रांजिशनल फेज है उसको पार करने के लिए ऐसा नियम लाया। तो दोनों मेहमानों के इस पर विचार, एक संतुलित विचार इस पे हमें दिखाई देते हैं। अब एक और दूसरा एक मुद्दा है जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो लाया गया, मतलब विधेयक है, उसको पास नहीं किया गया है, लेकिन उससे जुड़े जो प्रावधान मैंने जाने, मैंने उनके बारे में देखा, तो मैं आपसे उस पर आपकी राय लेना चाहूंगी। क्या वो जो संशोधन करना चाह रही है सरकार, या जो भी उस संशोधन के विधेयक में प्रावधान है, आप उन पर क्या विचार रखते हैं? तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि उसके बारे किस संबंध में वो संशोधन करना चाह रहे हैं। तो 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो है, उसमें जो मंत्री है और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी सांसद है, तो और विधायक है, तो ये इनके बारे में ये प्रावधान है उसमें कि अगर किसी मंत्री या विधायक और सांसद को 30 दिनों तक लगातार हिरासत में रखा जाता है, या फिर उनको किसी ऐसे मामले में सजा होती है जिसमें सजा 5 साल से अधिक समय के लिए हो सकती है, तो उनको उनकी सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, और 30 दिनों के अंदर फिर उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। अगर जैसे किसी सांसद, नॉर्मल सांसद के ऊपर ऐसा उसको 30 दिनों तक हिरासत में रखा, तो 30 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सिफारिश देंगे कि उनको पद से हटा दिया जाए। और अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को इस तरीके की हिरासत में लिया जाता है, तब वो 31वें दिन अपने आप उस पद से हट जाएंगे। ऐसा प्रावधान लाने की चर्चा चल रही है। तो अब इस प्रावधान की मतलब कितनी व्यवहारिकता है, क्योंकि मैं कुछ आंकड़े भी मतलब जैसे विरोधाभासी चीजें मैं आपके सामने रखती हूँ, ताकि उससे हम व्यावहारिकता को समझ सकते हैं। आज के समय में जो ये नई लोकसभा चुन करके हमारी आई, उसमें 46%, मतलब 46% जो सांसद हैं वह, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं, और जिसमें से अधिकांश के ऊपर तो सीरियस केसेस भी चल रहे हैं। लेकिन फिर भी वो मतलब आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग ही राजनीति में ज्यादा आगे तक जा पाते हैं। जिसने जितना बड़ा अपराध किया, जितना ज्यादा इस तरीके का काम किया, वो उतना बड़ा पद पाता है, जैसा व्यवहारिक रूप में दिखाई देता है। तो क्या ये व्यवहारिक है ऐसा जो भी हम विधेयक लाने की चर्चा कर रहे हैं, और क्या इसका दुरुपयोग भी संभव है? क्योंकि एक और मुद्दा ये भी है कि जैसे मनीष सिसोदिया सर थे, तो उनको 17 महीने तक जेल में रहना पड़ा बिना दोष सिद्धि के। तो यानी कि विपक्ष के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल गलत तरीके से हो सकता है। तो ओवरऑल आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? क्या यह जो संशोधन है यह आना चाहिए या नहीं? क्या प्रोज एंड कॉन्स इसके हो सकते हैं? पूरा जो भी आप इसके बारे में राय रखना चाहें रखिए। भगवान दास जी, आप बोलिए। देखिए मैडम, एक बात बताऊं आपको, बोले कृष्ण करे तो लीला और करे तो छिनरे आओ, ये कहावत है हमारे बुंदेलखंड में आती है। आपने भी देखा होगा, कृष्ण ग्वालाओं की गगरियां फोड़ते थे, दही की गगरियां फोड़ते थे, और महिलाओं को छेड़ने का काम करते थे। तो कृष्ण को भगवान कहा गया। अगर आम जन लोग करें तो वो गलत होता है, और वैसे गलत है ही, क्योंकि हमें माँ बहनों का, बेटियों का सम्मान करना चाहिए। यही पैटर्न पे भाजपा चल रही है। जो इनका पैटर्न है वर्तमान में, जो विधेयक ला रहे हैं, वो उनके लिए लागू नहीं है। आपने देखा होगा, उन्होंने कहा था 75 साल का होने के बाद वो अपने पद से इस्तीफा देगा। तो उसमें अडानी जी को और तमाम जो है बीजेपी के जो वरिष्ठ लीडर थे, उनको किनारे लगा दिया गया था। और सम्मानित जो अपने घर में अपनी पत्नी को नहीं खिला पिला सके, जो अपनी पत्नी का नहीं होगा, वो देश का क्या भला सोचेगा, ये किसी से छिपा नहीं है। और क्या हो रहा है वर्तमान में, इस सरकार ने
अभी 40,000 करोड़ रुपए विश्व बैंक से कर्जा लेकर के और भारत के उत्थान प्रोडक्ट के लिए कर्जा लिया और कर्जा लेकर के पूरा का पूरा चुनाव खरीदने का काम किया बिहार का। तो ऐसी सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये क्या अपने लिए भला करेंगे? वही है, अगर कोई अपने हक अधिकार की बात करे, ये करे तो लीला, दूसरों करे गलत। अगर ये करेंगे तो कोई बात नहीं, और अगर दूसरा विपक्ष करने लगे वही काम, तो ये अपराध है, देशद्रोह है, और वो जो है आतंकवादी है। तो इनके लिए इन्होंने केजरीवाल साहब को, संजय सिंह को, जिग्नेश को, हार्दिक पटेल को और तुम्हारे कन्हैया को और तमाम लीडर हैं जिनको जो है किसी ना किसी तरीके से डरा के, धमका के, जेल का भय, ईडी, सीबीआई, यहाँ तक कि पिछली बार जब वो महागठबंधन में शामिल हुए थे नीतीश जी की, क्योंकि नीतीश जी की ही देन है महागठबंधन। नीतीश जी जब महागठबंधन की तैयारी कर रहे थे तो उनकी पत्नी और उनके रिश्तेदारों को घेर लिया गया था। अभी एक हमने देखा था, आज ही हम फेसबुक चला रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ इस देश की राष्ट्रपति से कहा जा रहा है कि आप राफेल में उड़ के, कोई पता नहीं क्या हो रहा था, तो राफेल में बैठा जा रहा था और वो बैठना नहीं चाह रही थी, तो उन्होंने स्वयं लाइव होकर के कहा है कि मतलब हमें भाजपा जल्दी दबाव में लेकर के जो है राफेल में बैठाना चाह रही है, मेरे ऊपर कुछ होता है, मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों और अपने पति को ज्यादा चाहती हूँ, मेरे ऊपर कुछ होता है तो भाजपा। एक देश का सर्वप्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति है, प्रथम नागरिक माना जाता है, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं, वो सुरक्षित नहीं है, तो आम जनमानस कहाँ सुरक्षित होगा, कहाँ लोकतंत्र बचेगा? क्या हो सकता? यहाँ के सीजीआई पर जूता मारा जाता है, यहाँ के जजों को जूता मार के पीटा जाता है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये तो वैसे भी रड़ुआ भड़ुओं की सरकार है, इसमें कोई कुछ नहीं है, हिजड़ों की सरकार चल रही है, तालियां ठोक के सरकार चला रहे हैं और उनको सिर्फ चाहे गलत हो चाहे कुछ भी हो, उनका भला कैसे हो रहा है, चाहे लोकतंत्र की हत्या हो चाहे आम जनमानस की हत्या हो, वो उनको सिर्फ अपना ही अपना दिखाई दे रहा है और बाकी कोई देश का संपत्तियां नहीं दिखाया। आपने देखा होगा जो पूर्व की सरकार है, बड़ी कैसे देश का विकास कर पाए, कैसे शिक्षा स्वास्थ्य की सेवाएं दे पाए, कैसे रेल प्लेन, कैसे क्या क्या नहीं दिया हमें। और इसके बाद ये वर्तमान सरकार ने सारे का सारा जो है निजीकरण करके उसको चौपट कर दिया, अपने यार दोस्तों के हवाले करके। अब वो यार दोस्त अपने अपने स्टाफ से नौकरी दे रहे हैं, निजीकरण के माध्यम से आरक्षण का खत्म कर दिया, निजीकरण के माध्यम से जो भी गरीबों को सुख सुविधाएं मिलती थी शोषित वंचित समाज को, वो सारी की सारी समाप्त कर दी गई है। तो ये सरकार, तो आपका सवाल जो है वो सवाल आप स्वयं समझ सकती हैं, उसमें शायद जवाब छिपा होगा कि केजरीवाल को शराब घोटाले में इनका कोई दोष नहीं था। वही आप पुलवामा हमला की तरफ चले तो पुलवामा हमला में देखिए आप, बीजेपी के नेता ने पुलवामा हमला में जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी में बम विस्फोट सामग्री पकड़ी गई थी, वो बीजेपी के नेता की थी। आज तक जांच रिपोर्ट क्यों नहीं आई? उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर पिछली बार जब मुख्यमंत्री जीत के चुनाव हुआ और मुख्यमंत्री का गठन नहीं हुआ था, विधायक दल की बैठक में ही सबसे पहले 1.5 किलो आईडीएस जाता है, उसकी आज तक जांच रिपोर्ट क्यों नहीं आई? तो ये देश पूछता है और मीडिया के माध्यम से भी पूछता है। इसके बाद वो गोदी मीडिया तो इसको चलाएगी नहीं। अब आप लोग हैं तो आप लोगों का कोई वजूद नहीं समझते, हम लोगों का कोई वजूद नहीं समझते, लड़कों पे लाठियां डंडा, पेपर लीक, कोई भी व्यवस्था नहीं, पेपर लीक। क्यों पेपर लीक होते हैं? कि अपने दोस्त, अपने यार दोस्तों के माध्यम से अपने चाहते लोगों को ही, उनको जो है किसी ना किसी तरह से वो सब गड़बड़ करके वो उनको करना चाहते हैं। तो मैडम ये सारी व्यवस्थाएं जो आपने कहा, आपका सवाल है कि इसमें चुनाव जो अपराधी होंगे, अरे अपराधी नहीं होंगे तो जबरदस्ती अपराधी बना दिया जाएगा। जब यहाँ आप समझ सकते हैं कि जो बलात्कारी हैं उनको फूल माला पहना के मिठाइयां खिला करके उनका स्वागत किया जा सकता है। हमें नहीं लगता है इससे बड़ा अपराध कोई होता हो। महिलाओं का शोषण करने वाले
जो रेपिस्ट लोग हैं, बलात्कारी लोग हैं, उन बलात्कारियों का स्वागत महिला जेल के सामने जाकर के विशेष दल के लोग जो सत्ता में आसीन है, वो लोग जाके स्वागत सत्कार करते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है मैडम? अब ये तो आप समझ सकती हैं। मुझे नहीं लगता विपक्ष का कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। अगर कोई ज्यादा उड़ेगा, मेरे ऊपर 400 के ऊपर मुकदमे हैं, किसी मुकदमे में मैंने किसी का कुछ नहीं किया, कोई माँ बहन बेटी के साथ हमने गलत नहीं किया, किसी से किसी कोई हमने अभी इस मुद्दे पर हम थोड़ा मतलब ये एक ही विषय है, अभी और भी हम विचार लेंगे। चलिए। सत श्री अकाल सबको, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु फतेह। थैंक यू सबका स्पेशल है, भगवान दास जी का स्पेशल थैंक यू, जो बेबाकी से आवाज बोलते हैं और अपने आवाज को अपने दम के हिसाब से पूरा बात रखते हैं। देखो अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखी उन्होंने कि वो अपने बलात्कारियों का स्वागत भी करते हैं, मतलब जो भी करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। देखो हमें इससे सबक सीख लेना चाहिए। जब वो गंदे लोगों को ले जा करके उनका स्वागत कर सकते हैं, तो हमें जो अच्छे लोग हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए हमें। हम क्या करते हैं, हम अच्छे लोगों को टांगा खींच खींच के उसको नीचे गिराने का काम करते हैं। तो जब ये मतलब वो बलात्कारियों का स्वागत कर सकते तो हम अच्छे लोगों का स्वागत क्यों नहीं कर सकते? जब हम अच्छे लोगों का स्वागत करना शुरू करेंगे तो ये बलात्कारी तो मतलब पूछ उठा के भाग जाएंगे वहां से, क्योंकि जब तक अच्छाई सामने नहीं आएगी तब तक बुराई का राज चलेगा। अच्छाई को सामने लेकर आना पड़ेगा। और ये मैंने पहले बता था कि जितने भी हाईएस्ट एजुकेटेड लोग हैं वो कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, इसमें नहीं जाना चाहिए। जब गंदी चीज में गंदे लोग जाएंगे तो गंदगी फैलाएंगे, जब अच्छे लोग अगर उसमें जाएंगे तो मेरे ख्याल से अगर 100 लोग भी अच्छे पहुंच जाते हैं तो मेरे ख्याल से 1000 आदमी जो गंदे बाहर निकल सकते हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अच्छे लोगों का स्वागत करें, अच्छे लोगों को लेकर आए तो ये गंदे खुद ब खुद भाग जाएंगे। मैं उम्मीद के साथ में कहता हूँ जी, थैंक यू। अब अनीता जी आप भी इस विषय पर अपनी राय रखें कि जो हमने जिस भी संशोधन विधेयक के बारे में चर्चा की, आपको उसकी पृष्ठभूमि पता है, तो वो लाना उचित होगा या नहीं होगा, और जितने भी उसके प्रभाव हो सकते हैं उनके विषय पर भी आप अपने राय रखें। जी, मेरे विचार में ये जो 130वां जो संविधान संशोधन विधेयक, ये तभी मतलब उचित होगा और तभी व्यावहारिक होगा जब ये जो सत्तासीन राजनीतिक दल है और जो हिरासत में लेने की बात आती है तो सीबीआई, ईडी वगैरह जो जांच एजेंसियां हैं, इनमें निष्पक्षता और पारदर्शिता होगी, तभी ये उचित एवं व्यावहारिक होगा। और जो सत्तासीन राजनीतिक दल है उनकी नीयत और ये जो एजेंसियां इनकी नीयत सही होगी, तभी जाके ये व्यावहारिक होगा। नहीं तो इसका दुरुपयोग बहुत हद तक हो सकता है और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि ये निष्पक्षता नहीं होगी तो ये विपक्ष को किसी भी समय इनके मतलब इनके खिलाफ अगर कुछ भी मुद्दा उठाया उन्होंने तो उनको हिरासत में ले सकते हैं और फिर 30 दिन के बाद 30 दिन तक रख सकते हैं बिना निर्दोष साबित किए, तो फिर उनको हटाया जा सकता है। तो ऐसे करके राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होगी। तो ये मतलब आना चाहिए, बट इसमें निष्पक्षता और नियत का सवाल उठता है जो कि बहुत जरूरी है, नहीं तो ये फिर व्यावहारिक ही साबित होगा। यानी चाहे कानून चाहे नियम हम कैसे भी बना ले, जो वल्नरेबल सेक्शन है हमेशा उसके ऊपर खतरा बना ही रहेगा जब तक जो ताकतवर लोग हैं वो सही नियत के साथ कार्य ना करें। और अब हम जिस विषय पर स्विच करने वाले हैं वह भाग 20 में संबंधित है, जो संविधान के संशोधन से संबंधित है। तो भगवान दास जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके विचार क्या है उस मुद्दे पर कि जो संसद है उसको हमने संविधान संशोधन की शक्ति दे रखी है, तो क्या ये शक्ति जो जिसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है, यह संविधान के स्थायित्व के लिए खतरा है या फिर एक गतिशील समाज के लिए आवश्यक? आपको इस विषय पर आप क्या कहना चाहिए? मतलब हम आपका सवाल थोड़ा समझे नहीं। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास है, उसके माध्यम से संविधान है वो स्थायित्व उसका
मतलब थोड़ा सा स्थायित्व उसका खतरे में भी रहता है, क्योंकि संशोधन किसी भी चीज में किया जा सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि वह अनिवार्य शक्ति है, अगर संसद उसमें संशोधन नहीं करेगी तो कौन करेगा, और अगर समाज गतिशील है और संविधान अगर वैसा ही रहेगा तो वो कार्य नहीं कर पाएगा। तो इस विषय पर आप अपनी राय रखिए कि ये संशोधन की शक्ति जो संसद को दी गई है, ये किस प्रकार से कार्य करती देखिए, जिस चीज के लिए संविधान में जो चीजें दी गई हैं, सबसे पहले तो आज तक संविधान पूर्णतः अभी तक लागू नहीं हुआ। पूर्णतः संगठन अभी तक संविधान लागू नहीं हुआ। बात आती है संशोधन की, तो संशोधन उन चीजों का किया जाता है जिन चीजों से ये इनकी नियत, चूंकि वही बात है, आपका भी वही है कि संविधान तो सर्वोपरि है, लेकिन चलाने वालों की नियत तो साफ होना चाहिए। जब इनकी नियत ही में खोट है, बोले चोर कभी ये कहेगा कि हम गलत हैं, चोर कभी ये नहीं कहेगा। आपने देखा होगा इनके अभी तक चर्च गांजा अफीम पर जो है क्रिमिनल केस हुआ करता था, और ये जो है आपराधिक, जितने जो है नशीले पदार्थ हैं वो आपराधिक श्रेणी में आते हैं। लेकिन सम्मानीय विशेष सरकार आने के बाद इनके कुछ मंत्री विधायकों के पास जब इनकी जेब में चर्च और अफीम पकड़ी गई तो उन्होंने कहा 50 ग्राम तक कोई अपराध नहीं। तो वही बात है कि सब संशोधन तो करना है। जब आप बोले संज्ञा है कोतवाल, हमें डर काहे को, तो मैं सारी चीजें, अपराध तुम्हें करवाना है, डकैतियां तुम्हें डरवानी है। जब आपको ही डकैतियां डलवाना है तो आप वही सब कुछ वो है। आपने देखा होगा पीएम केयर फंड का कहां गया, सारे के सारे देश को बेचने का काम जो कर रहे हैं। अब उसमें चाहे संशोधन करें या ना करें, वो जो कर रहे हैं वो जो है भली भांति स्वतंत्र होकर के कर रहे हैं, और उनका जो सिस्टम है, उनकी जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था देश के आम नागरिक को परेशान करने की नियत से ही वो ही गले में पिछले जो 5000 साल पहले, 500 साल पहले व्यवस्था थी कि गले में हाड़ी और पिछवाड़े पे झाड़ू। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आज यात्रा कर रहे हैं इनके कुछ। तो जब ये सब हिंदू राष्ट्र बना के वही तो व्यवस्था करना चाहते हैं, तो इनके लिए मैडम चाहे संविधान में संशोधन करें ना करें, मेरा तो मतलब मत है ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों कर रहे हैं संशोधन, क्या आवश्यकता पड़ रही है? पहले उसे लागू तो कर दो। आज तक जब लागू ही नहीं हुआ पूर्णतः, अभी तक भारत, ये बताओ मैडम, आपने देखा होगा कि इन्होंने डिजिटल इंडिया की बात की, इन्होंने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को कनेक्ट करने की बात की, खाता बैंक में यदि खाता है तो मोबाइल नंबर कंपलसरी कर दिया। आज हमारे पास बीएलओ आए थे तो वो कह रहा था कि भाई अपनी मैडम का जो फोटो दो और मोबाइल नंबर दो, आधार कार्ड दो। अरे हमने कहा भैया यार हमारी मैडम तो पढ़ी लिखी नहीं है, हम कहाँ से दे दें उनका मोबाइल नंबर, वो मोबाइल चलाना ही नहीं जानती। तो बोला नहीं भैया आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर तो उसमें वो तो कंपलसरी है। तो हमने कहा यार पहले उनसे ये तो कहो आकाओं से अपने कि भैया पहले देश की जनता को इतना जागरूक तो कर दो, पढ़ा लिखा तो दो, ताकि बाद ही तो तुम ये सब करो। लेकिन पढ़े लिखने से कोई मतलब नहीं, हम स्कूल और बंद कर देंगे, इसके बाद हमें आधार कार्ड चाहिए और मोबाइल नंबर नहीं है तो आप अपने अधिकारों से वंचित हो जाओगे। तो यही तो नियत है कि आम शोषित वंचित समाज कैसे वंचित हो रही है, ये पूरी रणनीति चल रही है। और इसको किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के वही मामला आता है कि शोषित वंचित समाज को गले में झाड़ू और पिछवाड़े पे झाड़ू, गले में हाड़ी और पिछवाड़े पे झाड़ू लटका करके इनको जो है किसी ना किसी तरीके से कुआं में पटक, नदी में गहरे पानी में पटकने का काम किया जाए, या मगरमच्छ के मुंह में डालना चाहते हैं ये। जो मुद्दा आपने उठाया कि जो नीतियां बनती है और जो व्यावहारिक वास्तविक सिचुएशन रहती है, उनमें कहीं सामंजस्य ही नहीं बैठता है। जो आप देखते हैं कि यहाँ जिस प्रकार का आपने जो रियल एग्जाम्पल दिया, जो
मतलब जो आपके साथ हुआ वो, लेकिन ऐसी ही चीजें होती है। नीतियां तो एक कमरे में बैठकर बनती है जहां पर कोई दुख दर्द उन्हें दिखाई नहीं देता है, लेकिन असल जिंदगी में कितनी समस्याएं आ रही है और कहाँ कितनी गरीबी है वह दिखाई नहीं देता है। जैसे हमारे अलीराजपुर और झाबुआ जिले में जितनी गरीबी है, ये सबसे गरीब जिले में आते हैं। मैंने खुद ने एक इसके इससे संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी, तो उसमें बहुत नीचे लेवल की चीजें हम देख पाते हैं, लेकिन सरकार को वो चीजें दिखाई नहीं देती है। तो फिर जो नीतियां बनती है वह उन चीजों को समझ ही नहीं पा रही है, तो एड्रेस कैसे करेगी? तो ये दिक्कत हमारे लोकतंत्र में है और हमें इसको ही सही करना है, क्योंकि तभी समानता स्थापित होगी। और जैसे हम संशोधन की बात कर रहे हैं अभी, तो अनीता जी आपसे भी हम इसके ऊपर कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले मैं नेहरू जी के विचार आपको बताती हूँ। वो ये बोलते हैं कि हम संविधान को इतना ठोस बनाना चाहते हैं जितना स्थायी हम इसे बना सकते हैं, और संविधान में कुछ भी स्थायी नहीं है। यानी कि एक तरीके से लचीला और कठोर, ये हम सुनते भी आए हैं। इस प्रकार का एक तंत्र बनाने की कोशिश, एक प्रयास किया गया जिसके माध्यम से निरंतर लोकतंत्र बना रहे, जनता के हित में शासन हो सके और बदलाव किया जा सके। अगर हित में है तो आसानी से, और अगर अहित में है तो नहीं किया जा सके। ये कोशिश की गई, लेकिन वह फिर खेल वही आता है कि जहां नियत गलत हो तो कितनी भी अच्छी चीज बना लेंगे वो बिगड़ जाएगी। तो अनीता जी आप जो आर्टिकल 368 है जिसके माध्यम से संविधान में संशोधन किया जाता है, क्या प्रावधान उससे संबंधित है, किस किस तरीके से संशोधन किया जाता है, कहाँ कैसे? तो आप इस प्रावधान के बारे में थोड़ा रखें। हाँ, संविधान के आर्टिकल 368 के तहत जो संशोधन के प्रावधान हैं उसमें 3 प्रकार के संशोधन का मतलब उल्लेख किया गया है। एक सामान्य बहुमत, जो कि सामान्य बहुमत कुल सदस्यों के आधी संख्या 50% या उससे अधिक, और विशेष बहुमत जो कि आधे सदस्य और उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3 बहुमत से संशोधन, और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। तो इसमें जो सामान्य बहुमत है उसके अंतर्गत जो संशोधन किए जा सकते हैं वो आर्टिकल 2 से लेके 11 तक, जो कि नागरिकता तक है उसमें, और ये अनुसूची 5 और 6 इनसे रिलेटेड संशोधन किए जा सकते हैं सामान्य बहुमत से। और जो विशेष बहुमत है उसमें उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान आते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार हो गए, और ये क्या बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उनसे संबंधित संशोधन किया जा सकता है। और तीसरा जो राज्यों की सहमति से जो होता है विशेष बहुमत, और राज्यों की सहमति से उसमें उसके तहत ये राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचन की रीति, और संसद की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, और राज्य विधानमंडल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आदि से संबंधित संशोधन किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी कि जो संशोधन होते हैं उसमें मतलब राज्य राज्य की जो विधान मंडल होते हैं उसमें से कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता। मतलब राज्य के जो भी विधायक होते हैं वो इनिशिएट नहीं कर सकते हैं संशोधन के प्रस्ताव को। तो इसमें एक मुद्दा उठता है कि जो संशोधन की प्रक्रिया है उसमें एक मतलब जो संघीय ढांचा है उसमें मतलब समानता नहीं थी, तो ये एक मुद्दा है। संघीय ढांचे में समानता नहीं है, और संसद में ही मुद्दा उठाया जा सकता है, और एक संयुक्त बैठक की भी व्यवस्था नहीं है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिससे मतलब जो संघीय ढांचा है उसकी समानता कमजोर होती है और स्वायत्तता पर प्रश्न उठता है। तो आपने जो मुद्दे उठाए हम उसको लेकर आपके पास फिर आएंगे। तो अभी जैसे हम संशोधन की बात कर रहे हैं और 3 तरीके से संशोधन किया जाने वाली बात आपने बताई, इसमें सामान्य बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस
आधे राज्यों की सहमति से संशोधन की बात की गई। अब आधे राज्यों की सहमति किस मुद्दे पर ली जाती है? जहां पर संघात्मक ढांचे में कोई फेरबदल किया जाए, जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव। तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के विधायकों की भी भूमिका होती है, इसलिए अगर उसमें परिवर्तन करना है तो हमें राज्यों की सहमति लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की संरचना से संबंधित मामले अगर है तो उसमें राज्यों की सहमति लेनी होगी। तो भगवान दास जी, इस पर आप अपने विचार रखिए कि जो बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो संविधान में संशोधन किए जाते हैं, उनमें तो राज्यों की राय नहीं ली जाती, केवल उन्हीं मुद्दों पर राय ली जाती है जो संघात्मकता को प्रभावित करते हैं। लेकिन क्या ये खुद ही संघात्मकता के लिए एक तरीके से अहित नहीं हो जाएगा? क्योंकि हमारा जो देश है वो तो राज्यों से मिलकर बना है। अब आप केंद्र में कुछ भी परिवर्तन कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से राज्यों को इम्पेक्ट तो करेगा ही, चाहे आपको संघात्मकता में इस तरीके से प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे रहा हो। लेकिन उनकी सहमति ना लेना क्या केंद्र सरकार की एक तरीके से केंद्र सरकार की तानाशाही बन जाती है कि वो संविधान को कैसे भी मॉडिफाई करे बिना राज्यों की सहमति लिए। और दूसरा मुद्दा ये भी है कि आधे राज्यों की सहमति ले रहे हैं, तो जो अगर केंद्र में सरकार बनेगी तो कम से कम उनके पास आधे राज्यों में तो सरकार होगी ही, तो वह उसी सत्ता की जो सरकारें हैं, मतलब उसी दल से जो संबंधित सरकारें हैं, केवल अगर उनका समर्थन उनको मिल जाएगा, जो कि मिलेगा ही, तो भी परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि जो वास्तविक चीज हम जो चाहते थे कि लोकतंत्र बना रहे, दूसरे के जो सब क्या सोचते हैं, फायदा क्या है, नुकसान क्या है असल का, तो वो चीजें तो पीछे छूट जाती है। तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या राज्यों की सहमति हर मुद्दे पर नहीं ली जा रही है, वो क्या सही बात है? और एक और हमारे साथ संतोष साहू जी भी है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके पास भी इस मुद्दे को लेकर आएंगे। फिलहाल भगवान दास जी, आप अपने विचार रखिए। वो मेरे नजर में और संविधान के हिसाब से भी वो एकदम जो है गलत है। ऐसा नियम नहीं होना चाहिए। 1/3 कम से कम आधे राज, ये तो बिल्कुल गलत है कि आधे राज। भाई कम से कम 80% जो है व्यवस्था होनी चाहिए कि 80% 90% लोग जो है जब तक सहमत नहीं है तब तक इस तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसी तरह इन्होंने 2/3 बहुमत का संविधान में किया कि संविधान में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत वाले व्यक्ति जो है संशोधन आसानी से किया जाता, 2/3 बहुमत हो जाए। लेकिन इस तरीके से कोई काम जायज नहीं है जब तक मैं समझता हूं कि 90% लोग जब तक उसमें जो है सहमत नहीं है तब तक ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए, संशोधन नहीं होना चाहिए। बाकी क्योंकि संशोधन जो भी आज वर्तमान में ऐसा कभी हुआ नहीं मैडम, ना इतना कभी किसी ने सोचा था। टीना जी, आज तक के रिकॉर्ड में कभी ऐसा नहीं सोचा गया। और संविधान निर्माता ने तो उस समय तो बहुत सच्चे लोग थे, उस समय तो बहुत कुछ व्यवस्थाएं अलग थी, तो उस समय तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। ये कल्पना भी नहीं की थी लोगों ने कि इस तरीके के लोग पैदा होंगे, इस तरीके के जो है बायोलॉजिकल जो है सीधे अवतारी पुरुष पैदा होके और वो जो है देश का वो करेंगे, जिसको हैंडल करेंगे। तो ये सब जो आए हैं अवतारी लोग, ये भगवान का स्वरूप है। इन भगवानों को सच्चाई ये है कि ये भगवान जो करें वो सब अच्छा ही अच्छा है, मुझे नहीं लगता। लेकिन ये जो है देश की जनता के गले नहीं उतर रहा है। संतोष साहू जी, आप भी अपने विचार इस चर्चा के माध्यम से रख सकते हैं। तो मैं चाहूंगी आप अपना माइक कैमरा ऑन करें। तो अभी हम संविधान संशोधन से संबंधित मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और हमने भगवान दास जी से भी जैसे कि जो प्रश्न किया उसमें हमने यही जानने की कोशिश की कि जिस प्रकार से 3 तरीके दिए गए हैं आर्टिकल 368 में जिससे संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो आसान से कठिनाई की ओर बढ़ते गए हैं वो। लेकिन फिर भी हमको लगता है कि जो संशोधन की प्रक्रिया है कहीं ना कहीं वह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत को नकार देती है कभी कभी, क्योंकि आधे राज्य अगर किसी चीज पे सहमत नहीं है
लेकिन फिर भी वो संविधान में संशोधन हो जाता है, तो क्या फिर उस राज्य के लिए और उस राज्य की जनता के लिए और जो भी इस चीज से सहमत नहीं है उनको उनके ऊपर भी उसी संविधान से कार्य होना है? तो क्या एक तरीके से जिस संविधान को हम स्वीकार नहीं करना चाह रहे, मतलब जिस प्रावधान को हम स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं, उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भूमिका पूरी तरीके से नहीं लेते हैं राज्यों की, और राज्यों की जो भूमिका है वो भी बहुत कम विषयों पर होती है। एक तो ये बात है कि कोई राज्य अगर सोचे कि संविधान में ये परिवर्तन होना चाहिए, तो वो खुद उस प्रस्ताव को आगे बढ़ा नहीं सकता है। यह जो शक्ति है केवल संसद के पास है। तो ये पूरा मुद्दा, इस पर आप क्या सोचते हैं सर, आपके विचार? जी भाई साहब, मानवता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप भारत में संविधान के सभी आर्टिकल अनुच्छेद के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा कदम है और जैसा कि आपका सवाल है, मैं कहना चाहता हूँ कि भारत संघ शासित देश है। भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत एक देश है। और भारत देश को जब भारत देश बनाया गया, उस समय भारत के 3 भाग थे। एक ब्रिटिश इंडिया का क्षेत्र था, जो हमारे राष्ट्रीय गान में जो राज्यों के नाम आते हैं, पंजाब, सिंध, गुजरात, द्रविड़, मराठा, उत्कल और बंग, 7 राज्यों का, बंग मतलब बंगाल, उत्कल मतलब उड़ीसा, ये भूभाग थे। दूसरा भूभाग था, भारत में संस्थानिक राजाओं का राज था। वो 565 संस्थानिक राजाओं का राज था, उनका भूभाग था। और तीसरा मध्य भारत, जहां पूरा बिहार जंगल है, जहां वर्तमान अनुसूचित जनजाति के भाई निवास करते थे, चाहे पूर्वोत्तर हो या जो अखाखो बियाबान जंगल रहे, उसके अंदर वो हजारों साल रहे। तो ऐसे तीनों भूभाग को मिला के भारत को संघ शासित देश बनाया गया। भारत सर आपका माइक अनम्यूट करिए, फिर बोलिए। संतोष साहू जी। जी, तो हमने वही कहा, कुछ नेटवर्क का इशू था, कि भारत एक देश है जहां विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न बोलियां, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग जीवन शैली, सबको भारत में समाहित किया गया है। और भारत के सभी राज्यों का अपना एक विशेषाधिकार है। भारत का जो राज्य का विशेषाधिकार है, केंद्र का विशेषाधिकार है, दोनों के बीच के कोई विवाद को निपटाने का समवर्ती सूची है। ऐसी जो बातें हैं, उसमें अगर संविधान के ऊपर, और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान, भारत के समस्त कानूनों का स्रोत भारत का संविधान है। आप किसी भी अनुच्छेद के ऊपर कानून बना सकते हैं, अनुच्छेद के ऊपर संशोधन करने की क्या निरंतर आवश्यकता है? ऐसे अगर संशोधन होते रहे तो हमारा भारतीय संविधान का जो आत्मा है वो तो दूर हो जाएगा। हर बातों के लिए अनुच्छेद पे संशोधन कदापि देश हित में नहीं है। आप कानून बनाइए, अभी तक आप 4000 से ऊपर कानून बना चुके हैं। कोई अगर ऐसी बाधा है, अत्यंत आवश्यक है, जिससे भारत की संप्रभुता को, एकता को, अखंडता को, यहाँ के औद्योगिक विकास को अगर बहुत ही ज्यादा बाधा आ रहा है, क्योंकि समय बदलाव में है, समय परिवर्तनशील है। कल की जो बातें थी, आज आंशिक रूप से कुछ ऐसी बातें हैं। तो उसके लिए पूर्व वक्ता भाई ने जो कहा वो बहुत बड़ी बात है कि भारत में अगर संवैधानिक व्यवस्था में किसी अनुच्छेद का संशोधन करना है तो 80% के ऊपर जनमत हो, कि 80% राज्य सहमत हो गया, हाँ ये आवश्यक है। तो भारत के संविधान के मूल ढांचा को बचाए रखना हर भारतीय का कर्तव्य है, केंद्र सरकार का कर्तव्य है, राज्यों के सरकार का कर्तव्य है, और जो भी व्यवस्थाएं हैं
जितना ज्यादा हमारा संवैधानिक व्यवस्था मजबूत होगा उतना ही ज्यादा हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, न्यायपालिका मजबूत हो, न्यायपालिका अधीन के अधीन समस्त संस्थाएं मजबूत हों, हमारा शिक्षा की व्यवस्था मजबूत हो, हमारा जो देश के कार्यपालिक जो लोग हैं वो संस्थाएं मजबूत हों, वो जितना स्वतंत्र होंगे मजबूत होंगे उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। अगर संवैधानिक ढांचा के अंदर जो व्यवस्थाएं शिक्षा का है, चिकित्सा का है, कार्यपालक चाहे क्लास 1 अधिकारी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो उनकी बराबर जवाबदेही जनता के प्रति हो, वो संस्था जितनी मजबूत होगी उतना भारत मजबूत होगा। और आपके द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है इसका मैं इसको लेकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे वक्ता साथी बड़े विद्वान हैं, वो अंदर की बात को समझते हैं, जमीनी बात को समझते हैं। आपके डिबेट में कोई ऊपरी बातें नहीं हो रही हैं, वो जमीनी जो हकीकत है जो आंखों से दिखाई पड़ रहा है, इस देश का शिक्षा, स्वास्थ्य, जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, विकास विकास बोल रहे हैं, सर्वे आप कराएंगे तो विकास ऐसा तो नहीं कि कागज पे हो रहा है। देश का जो बजट है वो कहां से कहां पहुंच गया, और भारत का हालत आए दिन सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, अन्य और संसाधनों में जो दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं आपके द्वारा जो संवैधानिक चर्चा, इस देश में सब चर्चाएं हो रही हैं, कथा हो रहा है, कहानी हो रहा है, सीरियल हो रहा है, जो भी हो रहा है हो, उसके हम विरोधी नहीं है, लेकिन अनिवार्य रूप से आपकी तरह संविधान के ऊपर चर्चा हो, पूरी तैयारी के साथ हो, एक एक अनुच्छेद को इस रूप में लाने के लिए ना मालूम कितने उसमें मेहनत मशक्कत महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो योगदान है, उनका जो उच्च कोटि की जो विद्वता है इन अनुच्छेदों से झलकता है। जी धन्यवाद सर। और आपने जो मुद्दा उठाया जिसमें आपने कहा कि छोटी बातों के लिए या निरंतर संविधान में संशोधन करने की बजाय कानूनों के माध्यम से हमें अपने देश में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका संचालन करना चाहिए। और शायद ये जो हमने जब आर्टिकल 368 या संविधान संशोधन की चर्चा की, जो हमने पहला प्रश्न किया था उसका उत्तर शायद हमें यहाँ मिला, जिसमें हम ये पूछना चाह रहे थे कि क्या जो संविधान संशोधन की संसद की शक्ति है वो संविधान के स्थायित्व के लिए खतरा पैदा करती है? तो हाँ, ये बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि उन्हें मिनिमम इस्तेमाल इसका करना चाहिए जहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, वरना उसका पालन किया जाए, क्योंकि वह जिस नियत और जिस दिमाग के साथ बनाया गया था वो बहुत दूरदर्शिता के साथ बनाया गया था। तो उसमें छेड़खानी करना शायद उस चीज़ को सिरे से खारिज करने के बराबर होगा, तो वो तो सही नहीं है। और एक और मुद्दा जो ज़मीनी स्तर की बात हमने की। जी संतोष साहू जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने जो कहा जी सर, आपकी आवाज संतोष साहू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क इशू शायद। जब नेटवर्क सही होगा फिर हम सर के विचार लेंगे। तो हम जिस तरीके से ज़मीनी मुद्दे की बात कर रहे थे, वहाँ एक पंक्ति मुझे याद आती है कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो क्योंकि ज़मीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां करती है, तो इसी के ऊपर शायद लिखा गया था ये। और अब ये जो संविधान संशोधन की चर्चा कर रहे हैं, अनीता जी आपसे भी हम इस मुद्दे पर विचार करेंगे। जो आपने संयुक्त बैठक की बात कही, तो इसमें हमने देखा कि संविधान संशोधन के माध्यम से जो भी प्रावधान लाए जाते हैं उसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसा क्यों किया गया, मतलब इसके क्या प्रभाव होते हैं और इससे क्या नुकसान या फायदे हो सकते हैं? आप संक्षिप्त में थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी कि मैं इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि जो संयुक्त बैठक होती है आर्टिकल 108 के तहत
इसमें ऐसा होता है कि अगर दोनों संसद के दोनों सदनों के बीच किसी संशोधन विधेयक को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, तो वो मतलब संयुक्त बैठक के माध्यम से ये जो अध्यक्ष होते हैं वो संयुक्त बैठक के माध्यम से उस पर सहमति कराए। तो इसमें संशोधन वाले प्रावधान में ऐसा प्रावधान नहीं है संयुक्त बैठक का। तो इसको मैं एक संविधान निर्माताओं की एक मतलब विशेषज्ञता और दूरदर्शिता को मतलब सराहना करना चाहूँगी, क्योंकि जो संयुक्त बैठक होती है उसमें ऐसा होता है कि जो लोकसभा है और राज्यसभा जो कि लोकसभा संघ का प्रतिनिधित्व करती है और सांसदों का, और जो राज्यसभा होती है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो लोकसभा में लोकसभा सदस्य संख्या ज़्यादा है और राज्यसभा की सदस्य संख्या लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में कम है। तो संयुक्त बैठक में हमेशा जो अदर मुद्दे पे जो संयुक्त बैठक होती है हमेशा मतलब बहुमत हो ही जाता है, क्योंकि जो सदस्य संख्या ज़्यादा होने के कारण वो संयुक्त बैठक से भले ही राज्यों की सहमति कम हो, लेकिन वो जो लोकसभा सदस्यों की सहमति से कोई भी कानून पारित हो जाता है। तो ये भी एक मतलब इसमें भी राज्यों की स्वायत्तता को मतलब एक स्वायत्तता पर प्रश्न उठता है और उनका प्रतिनिधित्व कम होने के कारण कोई भी मुद्दा पारित हो ही जाता है। तो इसमें उनका मतलब तो इसलिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं रखा गया है। तो ये मतलब सही है मेरे हिसाब से। यानी जिस मुद्दे की चर्चा हम कर रहे थे कि जिस प्रकार से राज्यों को शक्ति नहीं दी गई है ज़्यादा संविधान के मामले में, या आधे राज्यों के सहमति से ही कानून पारित कर दिया जाता है, संविधान संशोधन कर दिया जाता है, तो इसकी वजह से लोकतंत्र हिल जाता है। तो वही जो बात आपने कही, अगर ऐसा होता संयुक्त बैठक के माध्यम से भी संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाता, तो फिर तो केवल लोकसभा की मर्जी चलती, यानी अगर लोकसभा ने चाहा तो संविधान में संशोधन हो जाता। अभी कम से कम एक बॉडी राज्यसभा के रूप में है जो उस प्रावधान को लागू करने में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, सोच विचार कर सकती है, क्योंकि दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना पड़ता है, तो दोनों के विचारधाराएं मिलेगी और मतलब उस पर डबल चर्चा, तब जाकर के कहीं वो संशोधन होगा। तो एक तो इसमें ये अच्छी बात है, तो इसलिए इसको ऐसा होना चाहिए। अब समय तो हमारा समय होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक और थोड़ा सा प्रश्न करना चाहूंगी कि हमारी जो न्यायपालिका है वह जो डिसीजंस देती है संविधान संशोधन के विधेयक के ऊपर, तो मैं थोड़े से एग्जांपल्स आपको देती हूँ। शंकरी प्रसाद केस 1951 में हमारी न्यायपालिका ने कहा था कि जो संसद है उनको संविधान संशोधन की फुल पावर है, मतलब आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है। तो संविधान में कहीं पर भी किसी भी रूप में संसद संशोधन कर सकती है, इस पर कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी। लेकिन 1967 में गोलकनाथ केस आया, उसमें मतलब जब सत्ता पक्ष कमजोर था क्योंकि गठबंधन सरकार उस समय थी और वहां पर न्यायपालिका मजबूत थी, तो न्यायपालिका ने निर्णय दिया कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो तो संविधान सभा के पास थी, तो संसद को वो शक्ति नहीं है, केवल वो प्रक्रिया बताई गई है। मतलब उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की और संसद की शक्ति को कम करने की कोशिश की। उसके बाद फिर केशवानंद भारती मामला आया, उसमें उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लाई कि ये सीमाएं हैं जो कि न्यायपालिका बताएगी, इसके अंदर रहते रहते मतलब मूल संरचना में परिवर्तन नहीं करते हुए आप संशोधन कर सकते हैं। तो मेरा मूल सवाल यहाँ पर यह है कि आप देखिए इन सारे ये फैसले सारे न्यायपालिका के हैं, सर्वोच्च न्यायालय के हैं। अब हर एक फैसला अलग अलग रुख अपना रहा है। पहले आप कहते हैं कि आप संसद के पास पूरी शक्ति है संशोधन, फिर गोलकनाथ केस में कहते हैं कि संशोधन की शक्ति नहीं है, आपको फंडामेंटल राइट्स को देखना होगा, आप उनको कम नहीं कर सकते हैं, समाप्त की तो दूर की बात है। उसके बाद फिर आप एक ऐसी डॉक्ट्रिन लेके आते हैं जहां पर आप बेसिक स्ट्रक्चर बताते हैं कि क्या है संविधान का,
तो यहाँ पर जो रुख परिवर्तित हो रहा है वो किस रूप में आप उसे देखेंगे? क्योंकि न्यायपालिका फैसला करेगी, उस हिसाब से भारत में जो संविधान लागू होता है या भारत की जो मूल प्रवृत्ति है क्या वो चेंज होगी? तो इस संबंध में आपके विचार रखिए कि न्यायपालिका की क्या भूमिका होना चाहिए और क्या ऐसे बार-बार अपने ही निर्णयों में फेरबदल करना अच्छी बात है? क्योंकि अपन सेल्फ इवोल्यूशन करते हैं कि हमने सही किया है या नहीं किया, और अगर पहले गलत किया था तो आज सही करते हैं। एक ये भी हो सकता है और दूसरा ये भी है कि आप खुद स्थिर नहीं है, अस्थिर विचार है, अस्थिर निर्णय है, तो नियम और जो कानून लागू होंगे वो भी अस्थिरता के साथ होंगे। तो पूर्णतः मैं आपको अपना प्रश्न और शायद जो बात पूछना चाह रही हूँ वो समझा पाई। पहले भगवान दास जी, आप अपने विचार इस मुद्दे पर रखें। मैं कहीं और तो देखिए, मेरे हिसाब से क्योंकि उस समय न्यायपालिका की जो भी कंडीशन हो अलग का विषय है, क्योंकि उस समय की हम जो भी सरकारें थी, जो भी आम नागरिक थे, वो भले लोग हुआ करते थे, भली नियत और भली सोच हुआ करती थी उनकी। लेकिन आज वर्तमान व्यवस्था तो हिटलर शाही है। कनपट्टी पे कट्टा रख दिया जाता है, आदेश करवा लिए जाते हैं। अगर नहीं मान रहे हो तो सीजीआई के घर परिवार रिश्तेदार को उठा लिया जाता है, ईडी सीबीआई घुसेड़ दी जाती है और जो चाहे वो जजमेंट करवा लिए जाते हैं। दूसरी बात, आपने एक और विषय कहा था कि संशोधन। देखिए, किसानों के ये 3 कानून जो आए थे, मुझे लगता है, देख लेना आप, सबसे पहली बहस जिस दिन ये कानून आए थे उसी दिन आपके चैनल पे विशेष बहस हुई थी इस मामले में। जिस दिन राष्ट्रपति के साइन हुए थे वो दिन था रविवार का। रविवार को राष्ट्रपति महोदय ने साइन किए थे 3 कृषि कानूनों पर, और जो विधेयक पास किया गया था उस पे मैंने तुरंत मेघराज जी से बात की और मैंने बताया कि ऐसे इस तरीके से हो रहा है। तो भाई साहब बोले आज इसी पे चर्चा हो जाए। हमने कहा ठीक है। तो मैंने कहा था वहां ना तो किसी 1/3 बहुमत देखा गया था, ना 2/3 बहुमत देखा गया था, ना किसी राष्ट्र से सलाह मशवरा हुआ था, कोई कुछ नहीं हुआ था। जबकि वो जो शासनादेश है, जो नियम बनाया गया था, संशोधन था, वो कानून जो है इस तरीके से बनाया गया था कि अगर उसको हिंदी में भी करवाओ तो मुझे लगता आईएएस पीसीएस नहीं कर पा रहे थे, ऐसी भाषा थी। ट्रांसलेट नहीं हो रहा था, वो हमने ट्रांसलेट भी करवाया था, ट्रांसलेट नहीं हो रहा था। लेकिन जितना जो भी देखने को मिला, क्योंकि इनकी सोच कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कथनी तो बहुत वो ऊपर से दिखता जैसे ढोल होता, ढोलक जो बजाने वाली होती, ऊपर से बहुत चीकनी होती है, लेकिन अंदर बोले प्रीत न ऐसी कीजिए ज्यों खीरा न कीन, ऊपर से दिखे चीकनों और भीतर फाके 3। इनके अंदर 3 फाकों वाले लोग हैं ये ऊपर से तो चौथी जैसी मटकियां आड़ो बेड़ो तिलक लगा लें और फिर सोचें जा कि कैसे हम इनकी हत्या कर पा रहे, कैसे इनको घर लूट पा रहे, कैसे इनकी लुगाई को पकड़ पा रहे, कैसे इनकी बहन बेटी के साथ गलत कर पा रहे हैं। तो ये इनकी सोच है। इस तरीके से मैं समझता हूं कि ऐसी जो आज विशेष तौर से संविधान की हर हाल में हत्या करने का काम कर रही है वर्तमान सरकार। क्योंकि बहुत समय कम है, इसलिए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम। और भी वक्ता है, उनको समय भी देना होगा आपको। जय भीम, नवोदय। और अनित जी, अब आपके अपने विचार, मतलब मेरा जो मूल प्रश्न है वो ये है, मतलब वो मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रही थी कि इसमें किस प्रकार से न्यायपालिका ने अपने विचारों को समय समय पर बदला है। लेकिन ये जो बदलाव है यह एक प्रवृत्ति को दर्शाता है, और हम कहते भी है कि खुद अपने जो निर्णय है उनको पलट सकती है सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन इनको पलटने की वजह से जैसे अगर 1951 में कोई संशोधन करना होता तो आसानी से हो जाता,
अब 1967 में संविधान संशोधन करने मतलब बहुत मुश्किलें आती हैं उनको, तो ये न्यायपालिका का रुख डिसाइड करता है कि बाकी जो संस्थाएं हैं वो किस प्रकार से कार्य करेगी। तो आप इस मुद्दे पर अपने विचार रखिए कि क्या ये सही है इस प्रकार का बार-बार बदलाव होना, या फिर मतलब एक स्थायित्व की आवश्यकता रहती है? जी, अनिता जी। जी, मेरे विचार में मतलब कोई भी बदलाव जो होता है वो परिस्थितियों के अनुसार ही होता है। तो जो न्यायपालिका के जो निर्णय हैं समय-समय पर बदले गए हैं, वो परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही बदले गए हैं, लेकिन उनमें कुछ स्पष्टता की ज़रूरत है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने वो केशवानंद भारती केस में एक आधारभूत ढाँचे की जो बात बोली है कि आधारभूत ढाँचे का उल्लंघन किए बिना संशोधन किया जा सकता है। तो अब निर्णय तो दे दिया, लेकिन निर्णय में आधारभूत ढाँचे की जो अवधारणा दी गई है उसमें उस स्पष्टता नहीं है कि आधारभूत के अंतर्गत क्या-क्या आता है। तो इससे निर्णय तो दे दिया गया है, लेकिन ये अस्पष्टता के होने के अस्पष्टता होने की वजह से ये जो मतलब असंगत संशोधन वगैरह होते रहते हैं। तो ये स्पष्टता की ज़रूरत है न्यायपालिका के निर्णय में। तो आज जो हमारी चर्चा रही उसमें बहुत गहनता के साथ हमने मुद्दों को उठाया, मुद्दों पर चर्चा भी की, और जो वक्ताओं के मौलिक विचार थे वो भी यहाँ जाने, और साथ में जो हमारे ग्राउंड लेवल की सच्चाई है उसको भी हम यहाँ पर रूबरू होकर समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तविकता क्या है और किताबों में क्या लिखा है, और वो जुड़ाव कैसे हो पाए। जो विकास हम देखना चाहते हैं, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं कि शून्य भुखमरी हो, शून्य गरीबी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, ये सारी चीज़ें हैं। हम इसमें आगे भी बढ़ रहे हैं, दिखाई नहीं देता है। तो वो दिखाई भी दे और हमारी जो वास्तविक प्रगति हो उस दिशा में हम आगे बढ़े, इसके संदर्भ में हमारा ये प्रयास जारी है, जिसके माध्यम से हम इस संविधान को अभी जान रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये जो समाज है इसमें आज इसको हम फिट और सही तरीके से बिठा पा रहे हैं। आने वाले वक्त में हम और भी आगे इस प्रकार के कार्य करेंगे जिसके माध्यम से एक नव चेतना का विकास हो सके, क्योंकि आज और अगले एपिसोड्स में हम इसके जो भी बचे हुए मुद्दे हैं, आर्टिकल 368 या संविधान संशोधन से जुड़े हुए और संविधान के अन्य प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हुए जितने भी हमारे साथ मेहमान जुड़े, भगवान दास जी, अनीता दांगी जी और संतोष साहू जी, सभी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ में इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले डॉक्टर हरचंद सिंह जी अमेरिका वाले, प्रोड्यूसर ऑफ सुधरा टू खालसा मूवीज, और हमारे मेघराज सिंह जी ऑर्गेनाइजर, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वॉइस ऑफ मानवता फिर से आपका एक बार धन्यवाद। नमो बुद्धाय। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.